हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है लूसेंट की। ऐसा उससे पहले कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हाँ, तो सीरीज चल रही है लूसेंट की। बट कुछ कम मैसेज आया, सर वो आपने जो पॉलिटी पढ़ाई है वो तो इतनी डिटेल में पढ़ा दी। अरे भैया सुनो मेरी बात। पॉलिटी लूसेंट से पढ़ोगे ना, थोड़ी सी ऊपर से आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अदर सोर्सेस को भी लगाकर थोड़ा सा मैं उसको कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लूसेंट में लिमिटेड चीजें दी है और हमें थोड़ा सा इस तरह से पढ़ना है कि आपको समझ में जाए। यदि मैं लूसेंट को यहाँ पे लिख दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पॉलिटी ऐसी चीज है जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है ना। उसको मैं बढ़िया आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, बढ़िया आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। चलो, तो हमारी आज क्लास कौन सी रहेगी? देखो, लूसेंट नहीं पढ़ते हो तो पता है, टाइटल में देख लिया होगा। आज लूसेंट में हम जो पढ़ेंगे, देखो लूसेंट से थोड़ा सा हटके पढ़ा बता रहा हूँ ना मैं, इसलिए लोकसभा। वो आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा की पावर्स। क्या डिस्कस करेंगे? लोकसभा की पावर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कितना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आज हमें लोकसभा की स्पेशल पावर पढ़ना है। देखो, अब सर कुछ कॉमन पावर भी होती है। देखो सुनो मेरी बात, पार्लियामेंट पढ़ा अपन। पार्लियामेंट में अपन ने पढ़ा कि मेंबर्स वगैरह इलेक्शन वगैरह सब लोकसभा स्टार्ट कर दिया था। आज हमें लोकसभा की पावर को डिस्कस करना है, सिर्फ लोकसभा की। जो लोकसभा को स्पेशल पावर दे के रखी है, सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे, बाकी इसके अलावा नहीं। बाकी राज्यसभा के डिस्कस करने के बाद राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की क्या कॉमन पावर है, हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? अभी सिर्फ लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ लोकसभा की स्पेशल पावर, सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। चलो, आज हमें स्पेशल पावर पढ़नी है किसकी? लोकसभा की। क्लियर रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने कहानी खत्म करी थी प्रोटेम स्पीकर पे। याद करो, करेगी नहीं करेगी, मतलब लास्ट क्लास में हमने प्रोटेम स्पीकर पे कहानी खत्म कर दी थी। आज हमें आगे की कहानी पढ़ना है। पहले स्पीकर के बारे में पढ़ लो, फिर पावर स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीकर के बारे में। ठीक है, स्पीकर होता कौन है? हेलो हेलो डीजे वाला स्पीकर है? नहीं भैया, ये दूसरा स्पीकर है। स्पीकर ये समझो कि पूरी हाउस का एक मॉनिटर। मैं ऐसे समझाता हूँ भैया, आपको समझना समझ लो, पर समझना पड़ेगा ऐसे ही, है ना। पूरी क्लास का मॉनिटर होता है ना, एक मॉनिटर जो पूरी क्लास को मेंटेन करके रखा है, किसको बोलना किसको नहीं बोलना है ना, कोई चिल्ला चुट कर उसको चुप करना है। यही ऐसे काम करता है पूरा स्पीकर। आता कैसे और होता कौन स्पीकर हमेशा? तो मेरी बात सुनो। हमारे जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा का जब फर्स्ट सेशन होता है, तो उसमें बैठा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बाद कौन आता है? स्पीकर। वो स्पीकर क्या क्या होता है? इलेक्शन। वो इलेक्शन की डेट कौन फाइनल करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है इसकी इलेक्शन की डेट फाइनल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। सर स्पीकर बनाया किसे जाता है? अरे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसमें से ही किसी एक पर्सन को स्पीकर बना दिया जाता है। सर मेरी बात सुनो, आपने बोला कि किसी भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर बना दिया जाता है। क्या वो राज्यसभा से होना चाहिए कि लोकसभा से? लोकसभा से। कहां से होना चाहिए वो? सिर्फ लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। दूसरा सुनो, क्या सर मान लो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर बना दिया, तो क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अभी बताऊंगा मैं आपको बाद में थोड़ी सी कहानी। चलो ठीक है, इतना समझ में आया? अभी सुन लो, बस पूरा सुनते जाओ ना, सब समझ में आएगा। इलेक्शन की डेट फाइनल कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन होता है कैसे? जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वही किसे चुनते हैं? स्पीकर को। किसे चुनते हैं? स्पीकर को चुनते हैं। अब स्पीकर उसी को बनाते हैं जिसके अंदर धैर्य हो, पेशन हो। नहीं तो पता चला कोई चिल्ला रहा था, फेंक के कुछ मार दिया था, फेंक के कुछ मार दिया, नहीं।
भाई जिसके अंदर धैर्य होता ना, जिसके अंदर सहन करने की शक्ति होती है ना, वही क्या बनता है, स्पीकर बनता है। हर किसी को स्पीकर बनाते नहीं है। इतने ओम बिरला साहब इतने लंबे समय से टिके हुए हैं, धैर्य है उनके अंदर, है ना। समझे आप? एक मिनट रुकना। चलिए, इतना क्लियर होगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो भाई, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इलेक्शन करके स्पीकर को चुन लिया। हाउ? इतना समझ में आएगा। अब स्पीकर करता क्या है, काम क्या करता है, इसका फंक्शंस क्या है। देखो, फंक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारे फंक्शन तो है वैसे। अब जब लोकसभा का वीडियो वगैरह देखते हो तो उसमें आपको दिख जाता है कि ओम बिरला साहब क्या करते हैं। देखो, पहला फंक्शन पढ़ो उसका। पहला फंक्शन ये है कि इसका काम है डेकोरम को मेंटेन करना। मतलब से समझाओ थोड़ा सा। समझो ऐसे, मान लो क्या होता है लोकसभा में, पता ही हुआ सांसद है, एक पक्ष है विपक्ष है कि नहीं, दोनों बिल्कुल है। तो पक्ष और विपक्ष है, तो भाई साहब हो सकता है दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए। वो इधर से बोल रहा है तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, दोनों एक दूसरे की बात को काटने की कोशिश करेंगे। तो डेकोरम मेंटेन करना किसका काम है, पूरा स्पीकर का। सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ तो नहीं रहा है, तोड़ागा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। कोई लोकसभा की जो होता है ना डिग्निटी, उसको मेंटेन करके रखा है कि नहीं रख रहा है, ये सारी चीजें होती है। ठीक, देखो लोकसभा के अंदर सबको समय दिया जा रहा है। अभी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा ना, लोकसभा का सेशन कब से कब स्टार्ट होता है, सारा पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। दूसरा, अब समझो यहाँ पर, दूसरा क्या समझा रहा था मैं। हाँ, जो स्पीकर होता है ना, वो ही डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं। अभी मनी बिल पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। स्पीकर के पास आता है एक बिल, पेश करने वाला बोलता है कि भाई साहब मनी बिल है, स्पीकर बोलता है तुम चुपचाप रहो, मैं डिसाइड करूंगा। स्पीकर के पास ही पूरी ऑथोरिटी होती है किसी बिल को डिसाइड करने की, मनी बिल है या नहीं है। लोकसभा का स्पीकर किसी भी मेंबर को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। क्या कर सकता है ये, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। कोई रूल्स तोड़ेगा लोकसभा का, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार किसके पास है, पूरा आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास है। और क्या करता है ये, हाँ, यदि मान लो किसी भी बिल पे डिस्प्यूट होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो उस कंडीशन में बुलवाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग। सब बताऊंगा ना, आखिरी तक रुको बस। ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, स्पीकर। कौन हेड करता है, स्पीकर। इतना क्लियर है ना। अब मुझे बता, मुझे, हाँ, कि सर वो और क्या करता है, और ये रहता है कास्ट इन वोट। क्या रहता है ये, कास्ट इन वोट। सर कास्ट इन वोट समझना है क्या होता है, समझा थोड़ा सा सुनो। मान लो किसी एक बिल को लाया गया, मान लो 100 मेंबर आते हैं लोकसभा के अंदर, 50 और 50 दोनों बराबर वोटिंग दे रहे थे। भैया विपक्ष में पक्ष में, एक ने 50 दिया, दूसरे ने 50 दे दिया, तो भैया बराबर हो गया वोट। डिसाइड कर नहीं पा रहे पास करना है कि नहीं करना। तो उस कंडीशन में स्पीकर साहब बोलते मैं हूं ना, मैं हूं, मेरे पास एक अधिकार है कास्टिंग वोट का, आखिरी में मैं वोट दे सकता हूं यदि दोनों साइड से फैसला बराबर आया हो, या दोनों साइड से वोटिंग बराबर आई, तो उस कंडीशन में वोट दे सकता हूं। ठीक है, चलो। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर किस पे, सर एंटी डिफेक्शन लो पर। एंटी डिफेक्शन लो पर डिस्क्वालीफाई कर सकता है कौन, स्पीकर। ये भूल गया था बताना, ठीक है। चलो, सर स्पीकर को हटाना तो क्या करें। अब स्पीकर को हटाना है तो सर क्या करें, कुछ तो बताओ सर, कैसे हटाया जाएगा स्पीकर को। हमारा मन है ओम बिरला साहब को हटा दें, तो सर कैसे हटा सकते हैं, कुछ तो आधार होगा उनको हटाने का, को उनको हटाने का आधार है। एक और चीज ये है, क्या सर स्पीकर को अलग से शपथ दिलवाई जाती है, नहीं, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है उसको शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं उसको हटाने की। हटाया कैसे जाता है स्पीकर को, देखो कैसे हटाए, सर रिमूवल प्रोसेस बताओ। देखो,
यदि लोकसभा के मेंबर चाहते हैं कि भाई साहब स्पीकर को हटा दो, तो उसके लिए उनको एक मोशन लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। क्या लाना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। यदि लोकसभा के सदस्य को स्पीकर को हटाना है तो फिर उसके लिए एक मोशन लाना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। और यदि कोई ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो 14 दिन पहले, यानी कितने दिन पहले? 14 डेज पहले स्पीकर को यह इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ क्या लाने जा रहे हैं? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या फिर अप्रस्ताव लाने जा रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव। इतनी कहानी क्लियर है? बिल्कुल है, बोलो हाँ। 14 डेज के बाद तुम ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे, और यदि लोकसभा के मेंबर ने इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, यानी 1/3 मेंबर ने भी इसको पास कर दिया, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, है ना, तो फिर तुरंत लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। समझ में आया? क्या कर सकते हैं? फिर हटाया जा सकता है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए। फिर उसके बाद आप लेकर आओगे और सिंपल मेजोरिटी से पास करवा दोगे, तो उसके बाद स्पीकर को हटाया जा सकता है। बड़े सिंपल प्रोसेस है। इतना क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्या सर कोई ऐसा स्पीकर जिसने अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया हो, पास अभी तक नहीं हुआ, मतलब अभी तक किसी भी स्पीकर को इस प्रोसेस से हटाया नहीं गया है, तो फिर कुछ स्पीकर ऐसे रहे जिन्होंने फेस किया। एक जीवी मालवंकर है, हुकुम सिंह ने और बलराम झाकड़। ये तीनों ने क्या फेस किया है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर सुन लो, जीवी मालवंकर, हुकुम सिंह और बलराम झाकड़, इन्होंने क्या फेस किया है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया है। चलो अब आगे पढ़ना हमें क्या? स्पेशल पावर। चलो अब खत्म होगा यहाँ पर ये, ठीक है, स्पीकर का माहौल। अब कौन कौन स्पीकर है? अभी पहले स्पीकर कौन था? जीवी मालवंकर। अभी कौन है? ओम बिरला साहब। चलो ठीक है, हटाओ। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है स्पेशल पावर्स। स्पेशल स्पेशल पावर और लोकसभा के फंक्शन, दो चीज पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। चलो समझो, हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्पेशल पावर प्लस उसके फंक्शन, क्या क्या काम करती है लोकसभा, समझो। अब स्पेशल पावर में पहली पावर सुनो उसकी, वो है मनी बिल की। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल कहाँ इसको पेश किया जाता है? तो सुनो, ऐसे उनको कहाँ गया अपना मनी बिल? कहाँ पेश होता है ना? ठीक है, सुनो। अब जो मनी बिल है उसके बारे में कहाँ लिखा है? मनी बिल के बारे में लिखा है आर्टिकल 110, और जो आर्टिकल 110 में लिखा है हम वही पढ़ेंगे, मतलब वही पढ़ेंगे। अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल क्या होता है, हमें जो भारतीय संविधान में लिखा है ना वही बताऊंगा बस, ठीक है। तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल, यदि मान लो किसी टैक्स को हटाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी टैक्स को हटाना हो, ठीक है, या किसी किसी टैक्स को जोड़ना हो, है ना, या किसी टैक्स में चेंजेस करना हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अबोलिश करना है, नहीं हटाना हो, या किसी टैक्स को लगाना हो, या किसी टैक्स में अल्टर करना हो, तो कौन सा बिल लाया जाता है? मनी बिल। दूसरा सुनो, यदि कॉन्स्टिट्यूंसी फंड, मैं दोनों बताऊंगा क्या होता है, अकास्मिक निधि और एक और निधि कौन सी होती है मैं भूल गया, अकास्मिक निधि, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड है, कॉन्स्टिट्यूंसी फंड में किसी प्रकार की कस्टडी देनी हो तो कौन सा बिल लाते हैं? मनी बिल लाते हैं। तीसरा समझो, यदि सरकार को उधार लेना हो तो कौन सा बिल लाते हैं? उस कंडीशन में मनी बिल लाते हैं।
समझ आएगा। सरकार को उधार लेना हो, किसी टैक्स को हटाना जोड़ना हो, या कॉन्स्टिट्यूंसी फंड या कॉन्सुलेटेड फंड की कस्टडी लेना देना हो, तो कौन सा बिल लाते हैं? मनी बिल लाते हैं। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 110 के अंदर। मनी बिल कहाँ लाते हैं, कैसे लाते हैं, सब बताओ सर। देखो, जो मनी बिल है, जो मनी बिल है, राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति की परमिशन के साथ, राष्ट्रपति की परमिशन के साथ फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मनी बिल को, मनी बिल को लोकसभा में पेश करते हैं। लेकिन लोकसभा से पहले कहा जाता है ये स्पीकर के पास जाएगा। वो स्पीकर ये डिसाइड करेगा कि ये जो बिल लाए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये कोई बिल, मनी बिल है कि नहीं है। मतलब स्पीकर ये डिसाइड करेगा कि कोई सा बिल, कोई सा विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, या मनी बिल है या नहीं। इतना क्लियर? मैंने क्या बोला? क्लास और से लंबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है ना लोकसभा के। कोई सा बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर या अध्यक्ष, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष जो भी होता है। फिर यदि लोकसभा को लगा कि हाँ मनी बिल है, तो लोकसभा उसको कहाँ पेश करेगा? सिर्फ लोकसभा में ही। स्पीकर कहाँ पेश करेगा उसको? सिर्फ लोकसभा में। क्या सर राज्यसभा को कोई राइट नहीं है क्या? है ना राइट, शक्ल दिखाने का अधिकार है। जी हाँ, लोकसभा को बोल दिया जाएगा कि भाई ये बिल है, देख लो, नजर डाल लो, वापस दे देना। कितने दिन में वापस दे देना? 14 दिनों के अंदर अंदर। यदि तुम 14 डेज में बिल नहीं देते हो, तो फिर हम इस बिल को पास मानेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आप 14 डेज में बिल नहीं देते हो, तो इस बिल को हम क्या मानेंगे? पास फिर भी मानेंगे। मतलब राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है मनी बिल को लेकर। ठीक है, चलो अब आता है फाइनेंस बिल। ये थोड़ा सा मनी बिल से अलग है ना। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंस बिल के बारे में। यहाँ पढ़ा दूँ ऐसा? चलो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये लिख लो, आप लोग चाहो तो लिख लो ना। मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर लिखा है, टैक्स को हटाना, टैक्स को लगाना, अल्टर करना, कस्टडी लेना, कॉन्सुलेटेड फंड और कॉन्स्टिट्यूंसी फंड की प्रेसिडेंट की परमिशन से फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में पेश करता है। वो स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कोई सा बिल विधेयक है, मतलब कोई सा विधेयक मनी बिल है या नहीं है, वित्त विधेयक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी पावर समझो। अब दूसरे समझना है फाइनेंस बिल। अब देखो, मैं यहाँ पर दो फाइनेंस बिल लिखूंगा। एक लिखूंगा आर्टिकल, ये भी वित्त विधेयक ही होता है। ठीक है, आर्टिकल 117 के अंदर। और दूसरा लिखूंगा फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक 117 3 के अंदर। दोनों में थोड़े से अलग, दोनों थोड़े से अलग, और दोनों मनी बिल से मतलब अलग है थोड़े से। देखो, आर्टिकल 117 एक क्या बोलता है? 117 एक ये बोलता है, ये भी मनी एक वित्त विधेयक जैसे ही, वो थोड़ा सा अलग है ना। ये बोलता है कि ये प्रावधान कौन से करते, जो मनी बिल में लिखे प्रावधान वो तो है इसमें, साथ साथ कुछ अदर प्रावधान भी आपको देखने को मिलेंगे। इसको पेश करने की प्रोसेस क्या होती है? इसको पेश कर सकते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ, राष्ट्रपति की परमिशन के साथ क्या करते हैं, इसको पेश करते हैं। वही लोकसभा के पास जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा, डिसाइड करेगा, है ना। ये सब प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा अलग है किसके? मनी बिल से। कैसे अलग है? यदि मान इसमें ना लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को बराबर पावर है, इसमें लोकसभा को भी इतनी पावर गई प्लस राज्यसभा को भी इतनी पावर गई। यदि दोनों के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति 108 आर्टिकल का यूज करके क्या बुलवाएगा? जॉइंट सीटिंग। यानी होते ना, क्या बोलते हैं जॉइंट सीटिंग को? बैठक। एक बैठक, अब मैं भूल रहा हूँ जॉइंट सीटिंग क्या बोलते हैं, याद कर लेना, लिख लेना, ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, तो इसमें जॉइंट सीटिंग की प्रोसेस है। बट इसको पेश कहाँ करेंगे? लोकसभा में। इसको राज्यसभा पेश नहीं कर सकती, बट राज्यसभा के पास इसको लेके क्या है? वोटिंग राइट्स है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं फाइनेंस बिल 117 के अंदर। इसमें लिखा कि कॉन्सोलिडेटेड फंड से कितना डिस्क्राइब, मतलब सॉरी, पहले तो 110 के अंदर जो भी प्रावधान नहीं लिखे हैं उसमें लिखे गए। दूसरा, इसमें लिखा है कि भाई कॉन्सोलिडेटेड फंड से कितना खर्चा करेंगे, वो आर्टिकल 117 के अंदर लिखा हुआ। और क्या लिखा है इसके अंदर?
इसमें प्रेसिडेंट के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जबकि फाइनेंस बिल 117 के अंदर प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, इसमें भी क्या बुलवाई जाती है, जॉइंट सिटिंग बुलवाई जाती है। ठीक है, चलो। हाँ, एक और ये देखो, ये दोनों के दोनों लिख तो रहा है कि मनी बिल की तरह है, लेकिन नहीं, ये दोनों कैसे, एक साधारण विधेयक की तरह। कैसा है ये, एक ऑर्डिनरी बिल या फिर साधारण विधेयक की तरह काम करते हैं। चलो, इतना समझ में आया। कोई दिक्कत इसमें? अभी और बाकी है, अभी तो इतना खत्म नहीं हुआ। देखो, हमने पढ़ा फाइनेंस बिल 117(1) में क्या लिखा है कि मनी बिल से रिलेटेड प्रावधान प्लस अदर प्रावधान इसमें जोड़ा गया। किसकी परमिशन से पेश करेंगे? राष्ट्रपति की परमिशन से पेश करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर अधिकार है, लेकिन पेश कहाँ होगा? सिर्फ लोकसभा के अंदर। ठीक है, और यदि मान लो किसी भी प्रकार का दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या बुलवाई जाएगी? जॉइंट सिटिंग। अब बैठक होती है, भूल रहा मैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसका। चलो, कंसोलिडेटेड फंड, इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 117(3) के अंदर जॉइंट सिटिंग बुलवाई जाती है, वो यह भी कैसा होता है? साधारण बिल की तरह ही होता है। चलो, इतना क्लियर है। अब एक चीज पढ़ लेते हैं, बजट, है ना। बजट के बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग मौसम पेश होते हैं कहाँ पर? लोकसभा, फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, बजट पढ़ लेते हैं छोटे छोटे, ज्यादा मैं डिटेल में खींचूंगा इसको भी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बजट। देखो, बजट, हाँ देखो, समझो बजट। पहली बार इस बजट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, पहले याद रखो। सबसे पहले इस बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस के अंदर किया गया था। पहली बात तो बजट क्या है? फ्रेंच टर्म है, जिसका नाम है बकेट। ये सब फालतू की बातें मत याद रखो। हाँ, लॉर्ड कैनिंग के समय पहली बार किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। सबसे पहले किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। रखना तो रख लो, तो मत रखो। हाँ, सुनो, याद रख लो। चलो, कोई बात नहीं। अब तुम इतना जोरदार, मतलब जोर डाल रहे हो, तो देखो, जो पूरे इतिहास में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? रॉबर्ट वेलपोल ने। ठीक है, वो भारत के अंदर सबसे पहले किसने पेश करा था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने भारत में पेश किया था, इंडिया के अंदर। ठीक है, पहले क्या होता था, अब रेलवे बजट, सब बजट एक ही आते रहे, लेकिन 1921 से एथवर्क कमेटी की सिफारिश पर रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग कर दिया। लेकिन 2014 के बाद 2014 के बाद दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। अरुण जेटली उस समय क्या थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, क्या सर बजट शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय संविधान में कहीं किया गया है क्या? कौन सा आर्टिकल के अंदर? नहीं किया। पूरे भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा बजट, ना ही इसके कोई परिभाषा दी गई है। तो फिर हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में लिख दिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस इतना लिखा है। इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय, कुछ देख लेना, वार्षिक वित्तीय करके बोलते हैं, है ना। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है आर्टिकल 112 के अंदर। कहीं पर भी नहीं लिखा कि बजट बजट बजट। अब कहाँ इसको पेश करते हैं? तो मैं कहूंगा इसको पेश किया जाता है सिर्फ लोकसभा के अंदर ही। राज्यसभा को बजट के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब बजट के हम अलग अलग स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब बजट ऐसे नहीं कि एक बार में पास कर दे वो करके, नहीं, अलग अलग स्टेजेस होती है। चलो समझो, लोकसभा की अलग अलग वो पढ़ेंगे अब, है ना। ठीक है, पहले समझो, जब बजट होते हैं ना, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल आर्टिकल 112
ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको अलग अलग स्टेजेस में पास किया, अलग अलग स्टेजेस में पेश किया जाता है। कैसे? सबसे पहले समझो पेश करता कौन है। तो इसको पेश करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। किसके नाम पर पेश करते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर पास करते हैं। इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। पहले होती है फर्स्ट स्टेज, यानी पहला चरण। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर जिसने भी पेश करा है वो पहले बजट देगा। अब देखो सुनो, पहले बजट आएगा, फिर बजट के बाद जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा हमें कौन सी तारीख पे कॉस्ट पे डिस्कशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जैसे बजट पेश होता है उसके 2 से 3 दिन बाद इस पर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिबेट स्टार्ट, चलो हाँ, डिबेट कैसे स्टार्ट होगी? तो डिबेट स्टार्ट होगी ऑपोजिशन लीडर की स्पीच के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी डिबेट स्टार्ट होती है, जो भी डिबेट स्टार्ट होती है, जो भी चर्चा स्टार्ट होती है, किसके साथ स्टार्ट होती है? विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता के भाषण के साथ। मतलब जब भी डिबेट स्टार्ट होगी सबसे पहले भाषण कौन देगा? विपक्ष का नेता। ठीक है, और बजट हमेशा कहां पेश होता है? लोकसभा में, पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब बढ़िया पेश कर दिया इसको बजट को। अब क्या? अब बजट चाहे तो राज्यसभा को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा के लिए, मतलब वोटिंग राइट्स नहीं है, केवल चर्चा के लिए उनको अब दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, सेकेंड स्टेज पढ़ो। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? अब पेश कर दिया बजट, पैसे की जरूरत है, जब बजट होता है, बजट को पता ना क्या होता है, अरे कितना साल भर में खर्चा करेंगे, ये सब बजट होता है। ठीक है, हाँ, तुम गोवा का प्लान बनाते हो। बस, तो फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड स्टेज में ये होगा कि अब डिमांड्स की आएगी ग्रांट के लिए, मतलब पैसे की डिमांड्स की जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर इसको करने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है? राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? राष्ट्रपति की जरूरत, परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जैसे बजट गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने बोला यार भाई साहब खर्च ज्यादा हो गया, कम कर दो। है, खर्चा ज्यादा हो गया, चुपचाप और फालतू बात मत करो, क्योंकि राज्यसभा को कोई पावर है ही नहीं इसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन डिमांड ऑफ ग्रांट जैसे भैया मालूम पेश करा कि भैया इतना खर्चा चाहिए, वोटिंग करी सबने, यदि मान लो वोटिंग फेल हो गई तो उस कंडीशन में इनको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पे फेस करना पड़ता है, किसको? सरकार को। चलो भैया, डिमांड ऑफ ग्रांट होगी, अब पैसा कितना, अब खर्चा निकालना, अब बता दिया कि इतनी इतनी डिमांड है हमारी। अब पैसे निकालने के लिए बिल वो पास करना पड़ेगा। कौन सा बिल है वो? थर्ड स्टेज में वो है अप्रोप्रिएशन बिल, 114 में, आर्टिकल 114 में कौन सा बिल है? अप्रोप्रिएशन बिल। तो क्या है अप्रोप्रिएशन बिल? मतलब समझो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो उसके लिए बिल पास करना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल। फिर आपको क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। यदि मान लो अप्रोप्रिएशन बिल के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग हो गई फेल, सरकार को नहीं मिली मेजोरिटी, उस कंडीशन में सरकार को क्या करना पड़ता है? रिजाइन। फिर से बोल रहा हूँ, समझो पहली स्टेज क्या थी? विपक्ष का नेता भाषण देगा और डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। सही स्टेज में डिमांड करते हैं वही इतने इतने पैसे की जरूरत है। थर्ड में क्या होता है? पैसे निकालने के लिए भी बिल पास करेंगे, पैसे निकालने के लिए बिल पास करेंगे, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। क्लियर इतना? चलो अब हम पढ़ते हैं, बजट कंप्लीट होगा, फिर बजट को पेश कर दिया जाता है। सर एक बात बताओ, जो इन्होंने बजट पेश करा, क्या उसमें कुछ कट करवा सकते हैं? डिबेट विपक्ष करवा सकते हैं ना? तो बजट के समय कुछ लाया जाता है कट मोशन, ये लिख लो ना। सेकंड में डिमांड ऑफ ग्रांट, थर्ड में अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बजट के बाद ही कुछ मोशन लाए जा सकते हैं विपक्ष के द्वारा, वो है कट मोशन। वो क्या है? कट मोशन। कौन कौन से कट मोशन है? तो पहला कट मोशन समझो पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन। दूसरा समझो, बस लिखे दे रहा हूं ना, एस्टिमेट कट मोशन, एस्टिमेट कट मोशन। तीसरा है
कॉटन, टोकन टोकन, और चौथा है आपका कट। पॉलिसी कट मोशन मतलब जब विपक्ष को भैया बिल्कुल पसंद नहीं है पॉलिसी, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, ये मोशन ला सकते हैं। उस मोशन का अमाउंट, पॉलिसी कट मोशन का अमाउंट 1 रुपए तक कट करवा सकते हैं, 1 रुपए तक करवा सकते हैं। मतलब 1,000 करोड़ मारकर, जैसे सुनो एक पॉलिसी लेके स्कीम लेके जिसमें बजट के 1,000 करोड़ का, विपक्ष को पसंद है वो 1 रुपए तक करवा सकता है। ठीक है, 1 रुपए करवा देना मतलब सीधे सीधा है कि पॉलिसी को रिजेक्ट करवा देना, मतलब उनको पॉलिसी पसंद नहीं है। दूसरा है, ठीक है, तीसरा इकोनॉमिक कट मोशन, एस्टिमेट कट मोशन, मतलब जैसे भैया किसी 100 रुपए के लिए किसी स्कीम को दिए गए, वो बोले नहीं भैया 80 रुपए करो उसको, नहीं भैया 75 रुपए करो उसको, ज्यादा आपने अलॉट कर दिया पैसा, तो उसके लिए कौन सा बिल लाते हैं, इकोनॉमिक कट मोशन। ठीक है, एंड उसके बाद आता है कॉटन कट मोशन, वही है, बिल को, पॉलिसी को रिजेक्ट करने के लिए बिल लाया जाता है, इसमें डिमांड 100 रुपए तक कम करवाई जा सकती है, किसमें, कॉटन टोकन कट मोशन में। अब आता है कट मोशन। कट मोशन, जितने भी कट मोशन पड़े हैं सिर्फ कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। यदि मान लो मोशन लाए और पास हो गए, तो फिर उस कंडीशन में सरकार को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ फंक्शन में बता देता हूँ जो स्पेशली किसको दिए गए हैं, लोकसभा को, बस बाकी अपन कॉमन में तो पढ़ेंगे बाद में। ये लोकसभा की सारी स्पेशल पावर हो गई, मुझे जहां तक लगता है कुछ से बचा नहीं। अब एक और सुन लो बस, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, और 2 स्पेशल पावर बची है बस लास्ट, फिर अपने लोकसभा की स्पेशल पावर कर जाएगी खत्म। देखो राज्यसभा में ऐसा कुछ है नहीं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फंक्शन। ठीक है, चलो अब हम पढ़ना है 2 पावर पढ़ना है। अब समझो यहाँ पढ़ रहे अपन स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। अब एक और स्पेशल पावर समझो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स लोकसभा। मैं क्या बोल रहा हूं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स लोकसभा। कैसे समझो, समझो, देखो हमें पता है जो भी सरकार बनती है वो कहां से बनती है, लोकसभा से बनती है। बोलो हाँ कि ना। मैंने क्या कहा, सरकार कहां से बनती है, लोकसभा से। कैसे बनती है सरकार, थोड़े से सुन लो फिर अपन आगे कहानी समझेंगे। पहले समझा रहे तो फिर ये समझाऊंगा। ठीक है, हमें पता है कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट है, 545, 43, सॉरी 543। लगभग किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए, लगभग 50%, 50% सीट चाहिए बहुमत के लिए। यदि मान लो किसी भी पार्टी को 50% सीट मिल जाती है बहुमत में, तो फिर उसकी क्या बन जाती है, सरकार। राष्ट्रपति जी उस पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट करेंगे क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, सरकार उसको इनवाइट करेगी क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, यदि उसके पास 50% क्या है, बहुमत है। दूसरा समझो, हाँ, अब सरकार बन गई तो प्रेसिडेंट ने इनवाइट कर, तो जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत थी उसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या अपॉइंट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो। मान लो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है, बहुमत है, मान लो उसके पास क्या है, लगभग बहुमत के बराबर सीट है, मान लो 300 सीट है उसके पास, छोड़ो 300 सीट है, अब की बार 412 तो नहीं हुए, बस 300 सीट मान लो, है ना, 300 सीट है, मतलब लोकसभा के अंदर कितनी सीट ऑक्युपाई करके बैठा, 300 सीट। 300 में से 300 में से ही कोई एक मेंबर क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा,
वो बाकी क्या बनेंगे, मंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर चाहे जैसा नाम दे वैसा, जैसा पार्टी चाहे, ठीक है। अब इन 300 में से प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे पार्टी से, जिस पार्टी के पास बहुमत है कि भाई आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो पार्टी एक पार्टिकुलर नाम दे देगी। जैसे पार्टी ने दिया कि नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, उनको नियुक्त करेंगे, क्या करेंगे, उनको नियुक्त करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसका चुनाव नहीं होता है। समझ में आएगा, ठीक है। चलो, बहुमत है। अब प्रधानमंत्री एक लिस्ट देंगे, क्या देंगे, लिस्ट देंगे। उस लिस्ट में लिखा है किसको कौन सा मंत्रालय देना है, तो इस मंत्रालय के हिसाब से प्रेसिडेंट क्या करेंगे, मंत्री परिषद को अपॉइंट करेंगे, उनको शपथ दिलवाएंगे। इतना क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना या उनको नियुक्त करना सब कहां से होता है, लोकसभा से। जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत है तब तक वो काम कर सकते हैं, जैसे लोकसभा से बहुमत गई, गए काम से, ठीक है। अब सिर्फ लोकसभा लिखा है, राज्यसभा में बहुमत है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। बहुमत का होना चाहिए आपके पास, लोकसभा के अंदर बहुमत होनी चाहिए। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब वो क्या बताना था मुझे, हाँ, ये तो लिखा कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से। इंडिविजुअल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकता है और प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट कर सकता है। चलो, इतने कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। मैंने बोला ना, पार्लियामेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी 2 क्लास और लगेगी इसमें, 2 क्लास और लगेगी, 2 क्लास में आपका पार्लियामेंट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, मान लो सरकार को हटाना है तो क्या करें, सरकार को हटाना हो तो क्या किया जाए। देखो, सरकार को हटाना है तो क्या करें, फिर इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या बोलते हैं उसको, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, यानी इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। यह अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, मात्र लोकसभा के अंदर। कितने सदस्यों के सपोर्ट के साथ, 50 सदस्यों के सपोर्ट के साथ इसको पेश किया जाता है। किसके साथ, 5 सदस्यों, 50 सदस्यों के साथ इसको पेश किया जाता है, फिर जाता है स्पीकर के पास। सुनो कैसा होता है, स्पीकर के पास गया मोशन प्रस्ताव, स्पीकर साहब बोलेंगे भैया कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, हाथ ऊंचा करो। यदि बोलो 50 लोगों ने सपोर्ट कर दिया, हाँ भैया हाथ ऊंचा कर दिया 50 लोगों ने। मान लो मैं हूँ विपक्ष का नेता, मैं चाहता हूँ सरकार को हटाना, मैं लाऊंगा अविश्वास प्रस्ताव। मैंने स्पीकर को पास गया, स्पीकर साहब ये अविश्वास प्रस्ताव है। पूछेंगे स्पीकर साहब वहीं सबके सामने, बताओ आप क्यों लाना चाहते हो, तो पूरी कहानी सुनाएगा, रीजन बताएगा। हाँ ठीक है सर, स्पीकर को लगा ठीक है भैया, कौन कौन सपोर्ट करना चाहता है, हाथ ऊंचा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 हो गए, हाँ ठीक है। तो फिर आगे की प्रोसेस बढ़ाई जाएगी। आगे की प्रोसेस बढ़ाने के बाद यदि मान लो ये मोशन, ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो गया, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, रिजाइन। क्या करना पड़ता है, सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। सुनो, अब यदि सरकार को हटाना कौन सा प्रस्ताव लाना पड़ता है, अविश्वास। कितने सपोर्ट के साथ, 50 के साथ, और कितनी मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, सिंपल मेजोरिटी से। और फिर तुरंत लोकसभा को भंग कर दिया जाता है उसके बाद। चलो अब आगे बढ़ो। मान लो सरकार के पास बहुमत ही ना हो। दूसरा प्रश्न, यदि मान लो, यदि किसी भी पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत ना हो तो क्या करे फिर। यदि किसी पार्टी के पास बहुमत ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, जिसके पास ज्यादा सीट हो उसको बुलाएंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, हम तुम्हारी पार्टी में से किसी एक एमएलए को क्या बना रहे, प्राइम मिनिस्टर। तुम्हारे पास इतना दिन का समय है, 10 दिन का, 12 दिन, मतलब 6 महीने का समय देते हैं वैसे तो, इतना टाइम का समय तुम अपने बहुमत साबित कर दो। यदि नहीं कर पाते हो तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे। देखो वो क्या था, 1998 की कहानी है।
1998 में उस समय नारायण जी हमारे कहते हैं राष्ट्रपति थे और किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे कहने पर क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनको 10 दिनों का समय दिया गया था कि आपको क्या साबित करना बहुमत, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी के पास भी बहुमत ना हो, मान लीजिए सरकार चल रही है, यदि बहुमत छीन ले, बहुमत ना हो, तो इस कंडीशन में सरकार क्या करती है, एक ही राय देती राष्ट्रपति को कि वो भंग कर दो लोकसभा को, लोकसभा को क्या कर दो, आप भंग कर दो, फिर वापस से फ्रेश इलेक्शन करवा देंगे, तो इसमें देख लेंगे कैसा क्या हो। ठीक है, वैसे ऐसे ही होता है, खासकर ना भंग ही कर दी जाती है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, अब दूसरे समझो, ये नहीं मान लो सरकार अपना खुद का कॉन्फिडेंस बताना चाहती है, तो क्या लाती है, कॉन्फिडेंस मोशन, क्या लाती है, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। यदि विश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, तो फिर फेल होने के बाद सरकार को क्या करना पड़ता है, रिजाइन, क्या करना पड़ता है, रिजाइन। एक होता है थैंक्स ऑफ मोशन, है ना, क्या होता है, जैसे लोकसभा का पहला सेशन होता है, तो राष्ट्रपति से सरकार तारीफ करवाती है, झूठी झूठी तारीफें, हमने ये काम करवाया, वो काम कर, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, यदि वो भी फेल होगा तो सरकार को क्या करना पड़ता है, रिजाइन, उस कंडीशन में। ठीक है, चलो अब हम एक और मोशन बचा लास्ट, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन समझ लो, देखो कोई मंत्री आया, मंत्री ने कोई पॉलिसी लेकर, स्कीम लेकर आया, या फिर उस मंत्री ने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि भैया विपक्ष को पसंद नहीं आ रहे, तो विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष उस मंत्री के खिलाफ, उस मंत्री की आलोचना करने के लिए कौन सा बिल लाता है, सेंसर मोशन, इसे मंत्री के लिए लाते हैं। और फिर इसको कहां पेश किया जा सकता है, एक सेकंड रुको, इसको सिर्फ इनिशिएट किया जा सकता है कहां पर, लोकसभा में, बाकी पेश राज्यसभा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, पर कहाँ पेश, पेश मतलब पेश के सिर्फ लोकसभा में होगा और राज्यसभा में इस पर वोटिंग कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है, कोई मेरे पास भी लिखा भी, एक बार देख लेते हैं। चलो हाँ ठीक है, अब समझो, ये किसी एक मंत्री के लिए लाया जा सकता है, बस एक ग्रुप मंत्री के, बाकी सरकार, हाँ यदि फेल पास होगा तो क्या होगा, यदि सेंसर मोशन पास हो गया तो फिर क्या होगा, उस मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी सरकार को रिजाइन नहीं करना पड़ता है। चलो ठीक है, इतने क्लियर है। चलो अब ये हो गया पूरी हमारी लोकसभा को लेकर स्पेशल पावर, अब कोई बच्चा नहीं स्पेशल पावर में। अब कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा, नेक्स्ट क्लास में राज्यसभा के साथ जो पार्लियामेंट्री फंक्शन होते हैं ना, स्टार क्वेश्चन, वो सारा हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लोकसभा की कौन कौन सी स्पेशल पावर पढ़ी अपन ने, लोकसभा में जो मंत्री परिषद होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए, बजट कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, उसके बाद आपका मनी बिल कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पेश होता है, सिर्फ लोकसभा में। तो ये कुछ पावर थी किसकी, लोकसभा की। अप्रोप्रिएशन बिल सिर्फ कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स सब कहाँ पेश होते हैं, सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश होते हैं। जॉइंट सीटिंग वगैरह सब बची हुई कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो कॉमन फंक्शन होता है लोकसभा राज्यसभा के दोनों। बिल कैसे पेश होता है वो भी कल पढ़ेंगे। बिल के बाद हम ये पढ़ेंगे कि बिल कैसे पेश होता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री क्या क्या काम करती है, सारा दो क्लास और लगेगी आपको मोटा मोटा, है ना। ठीक है, चलिए, तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। ठीक है, तो कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत है तो पूछ लो आप, है ना, सरल भाषा में मैंने एकदम भन्नाट लैंग्वेज में आपको समझा दिया। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।